गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग बोहर मॉडल पढ़ चुके थे ना। बच्चों हम लोग बोहर मॉडल पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। सर डी ब्रॉगली ने दिया था डुअल नेचर ऑफ मैटर। सर डी ब्रॉगली ने दिया था डुअल नेचर ऑफ मैटर। बच्चों क्या दिया था? डुअल नेचर ऑफ मैटर। सर डी ब्रॉगली ने दिया था डुअल नेचर ऑफ मैटर। सुना बच्चों? अब मैं आपको समझाता हूं क्या था। सर आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं। सर आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं। लाइट हैज डुअल नेचर। एक लाइट का वेव नेचर होता है, एक लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। सर आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। बच्चों समझ रहे हैं? सर आइंस्टीन ने कहा लाइट के लिए, सर आइंस्टीन ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग डुअल नेचर। जिस तरीके से बच्चों हम लोगों के भी डुअल नेचर होते हैं, जैसे तुम्हारे एक पेरेंट्स के सामने और एक दोस्तों के सामने, तो डुअल नेचर हुआ ना? बोलो, डुअल नेचर हुआ ना? एक आपका दोस्तों के साथ नेचर और एक पेरेंट्स के सामने। ठीक है। तो सर आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। इसी चीज को सर डी ब्रॉगली ने बोला, जिस तरीके से लाइट के डुअल नेचर होते हैं उसी तरीके से मैटर पार्टिकल के भी डुअल नेचर होते हैं। मैटर पार्टिकल के भी डुअल नेचर होते हैं। पार्टिकल का भी दो नेचर होते हैं। बच्चों पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो हो गई। पार्टिकल नेचर का मतलब है मोमेंटम। बच्चों सर डी ब्रॉगली ने कहा मैटर के भी डुअल नेचर होते हैं, मैटर पार्टिकल के भी डुअल नेचर होते हैं। और मैटर पार्टिकल का, बच्चों पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा। पार्टिकल नेचर का मतलब है मोमेंटम, मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम तो होगा ही होगा। अगर उसकी वेवलेंथ होगी तो इसका मतलब उसका वेव नेचर भी है। मेरी बात समझो, डी ब्रॉगली ने कहा डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो इसका मतलब है मैटर पार्टिकल भी दो तरीके का नेचर शो करते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब बच्चों पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो होगा ही ना। यहां पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है? मोमेंटम। यहां पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है? मोमेंटम। अगर पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा और उसकी वेलोसिटी होगी। तो सर डी ब्रॉगली ये कहना चाहते थे कि आइंस्टीन की जो बात थी, सर आइंस्टीन की, कि लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल, उसी तरीके से मैटर पार्टिकल के भी दो तरीके के नेचर होते हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का कहने का मतलब है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। वेव नेचर का मतलब है वेवलेंथ। वेव नेचर का मतलब है वेवलेंथ। तो जिस तरीके से अब ये बताओ मैटर में कौन, बच्चों ये किसके लिए बात हो रही थी? ये बात हो रही थी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये बात हो रही थी प्रोटॉन के लिए। मैटर में तो हम भी आते हैं, मैटर पार्टिकल बच्चों, बट ये जितनी भी बात हो रही थी ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हो रही थी। बहुत ही छोटे पार्टिकल, बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे। जैसे इलेक्ट्रॉन का बताओ कितना छोटा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻³ kg। कितना कम मास है बच्चों। इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों तरीके का नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। प्रोटॉन के लिए भी दोनों तरीके का नेचर होता है। बट अगर हम लोग अपनी बात करें, बहुत बड़े मास की पार्टिकल की बात करें, तो उनके लिए वेव नेचर का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। उनके लिए वेव नेचर ऑब्जर्व ही नहीं होता। अभी समझाऊंगा क्यों ऑब्जर्व नहीं होता। बहुत आसान सी थ्योरी है। सर आइंस्टीन कहते थे कि लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। सर डी ब्रॉगली ने कहा जिस तरीके से लाइट के डुअल नेचर होते हैं उसी तरीके से मैटर पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा भी डुअल नेचर है बच्चों, हमारा भी डुअल नेचर है। बट हमारे केस में वेवलेंथ ऑब्जर्व ही नहीं होती, वेव ऑब्जर्व ही नहीं होती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मास के पार्टिकल हैं। तो ये जो थ्योरी थी डुअल नेचर की, ये किसके लिए वैलिड थी? माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड थी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड थी जिनका मास बहुत बहुत कम था। अगर मास बहुत बहुत कम होगा तो मोमेंटम बहुत बहुत कम होगा। बच्चों हमारे लिए वैलिड नहीं थी ये थ्योरी। क्यों नहीं थी? हमारे लिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर हम लोगों का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, हमारा वेवलेंथ बहुत कम आती है, मतलब हमारा वेव नेचर ऑब्जर्व ही नहीं होता। वेवलेंथ निकाल तो सकते हो बट उस वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इतनी कम वेवलेंथ पॉसिबल ही नहीं है। वेव ऑब्जर्व ही नहीं होती हमारे केस में। समझो मेरी बात को। सर आइंस्टीन का कहना था कि लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। सर आइंस्टीन ने जो बात कही थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थी। सर डी ब्रॉगली ने कहा जिस तरीके से हमारे
जिस तरीके से लाइट का डुअल नेचर होता है उसी तरीके से मेटल पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है। बट जो ये थ्योरी थी बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड थी। उनके लिए मोमेंटम भी ऑब्जर्व किया गया, उनके लिए वेवलेंथ भी ऑब्जर्व की गई, उनका वेव नेचर भी ऑब्जर्व हो रहा था। बट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए थ्योरी वैलिड नहीं है बच्चों, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए थ्योरी वैलिड नहीं है बच्चों। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए थ्योरी वैलिड नहीं है क्योंकि उनका वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं हुआ। अभी बताऊंगा क्यों। वेव नेचर इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड ही नहीं हुआ, उनका वेव नेचर ऑब्जर्व्ड ही नहीं हुआ। मेरी बात समझो बच्चों, बहुत आसान सी थ्योरी है। सर आइंस्टीन ने कहा लाइट हैज अ डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। सर डी ब्रॉगली ने कहा उसी तरीके से मैटर के भी दो तरीके के नेचर होते हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब मोमेंटम है, वेव नेचर का मतलब वेवलेंथ है। ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड थी। इनके लिए अच्छा ये बताओ, कॉमन सी बात है, ये पार्टिकल तो है तो पार्टिकल नेचर तो होगा, तो इनका कौन सी चीज उपलब्धि थी? वेव नेचर। तो इन्होंने वेव नेचर भी शो किया। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा एक ऑर्बिट में तो वो वेव भी जनरेट करेगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा किसी ऑर्बिट में तो वो वेव्स भी जनरेट करेगा, तभी तो वेवलेंथ निकल रही है। अब बच्चों वो पार्टिकल है तो मोमेंटम तो होगा ही होगा, बट अगर वो वेव नेचर शो कर रहा है इसका मतलब उसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट है, उसका वेव नेचर भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए थ्योरी वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए थ्योरी वैलिड नहीं है क्योंकि उनका वेव नेचर ऑब्जर्व्ड नहीं होता है। वो इतना कम होता है कि वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो ये थ्योरी है, मतलब हमारे लिए अगर हम बात करें तो हमारे लिए मोमेंटम की कहानी तो होगी बट हमारे लिए वेवलेंथ की कोई कहानी नहीं होगी क्योंकि हमारा मास इतना ज्यादा है कि इसके लिए वेवलेंथ इतनी कम आती है प्रैक्टिकली कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो बड़े मास के पार्टिकल के लिए ये थ्योरी वैलिड नहीं है क्योंकि हम जो वेवलेंथ निकालेंगे उसका कोई प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस नहीं होगा। मतलब हमारे लिए, ट्रक के लिए, बस के लिए, स्टोन के लिए, है ना, बॉल के लिए, ये सब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये थ्योरी वैलिड नहीं थी क्योंकि वेवलेंथ जो निकालोगे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, वो इतनी कम आएगी कि वो पॉसिबल ही नहीं समझी? चलो चेक करो फिर से। जल्दी बताओ बच्चों। तो जिस तरीके से लाइट डुअल नेचर शो करती है उसी तरीके से मैटर पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करते हैं। चलो कैसे आता है फॉर्मूला चेक करते हैं। तो सबसे पहले प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आती है E=h न्यू। बच्चों ये कौन सी थ्योरी थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। उसके हिसाब से एनर्जी ऐसी होती E=hc/λ। ये किसके हिसाब से थे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से E=h E=hc/λ। और अगर बच्चों मैं बात करूं आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप तो E=mc²। सर आइंस्टीन के हिसाब से E=mc², प्लैंक्स के हिसाब से एनर्जी E=hc/λ। बच्चों यहाँ सी बात आ रही है तो इसके लिए हम मतलब इसके ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं? ये बात हम फोटोन के लिए कर रहे हैं, ये बात हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए कर रहे हैं। अभी हमने पार्टिकल के लिए बात नहीं करी। तो बताओ क्या आ जाएगा रिलेशन? दोनों को कंपेयर करो, hc इक्वेट करो, hc/λ c से c कैंसिल हो गया, h/λ तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? h/mc। ये कहानी किसके लिए है बताओ? ये कहानी किसके लिए है? ये कहानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो लाइट के बराबर होती है। दिखा है। अब ये कहानी पार्टिकल के लिए नहीं है। E=hc/λ ये कहानी, ये एनर्जी का फॉर्मूला दिया प्लैंक्स ने और आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप से ये फॉर्मूला आ गया E=mc²। डेरिवेशन आता है बच्चों। अगर हम बात करें किसके लिए बच्चों? अगर हम बात करते हैं पार्टिकल के लिए, अगर हम बात करते हैं पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो पार्टिकल के लिए जो ये जो m है इसको रिप्लेस कर देंगे मास ऑफ द पार्टिकल से और जो c है उसको रिप्लेस कर देंगे v से। v² क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बच्चों ये m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। बच्चों पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो तो लाइट से कम होगी, इसीलिए जब हमने इसको यहाँ c लिखा है तो ये किसके लिए वैलिड है कहानी? ये वैलिड है फोटोन के लिए। बट अगर हम इसकी जगह v लिख देंगे तो ये कहानी हो जाएगी पार्टिकल के लिए। तो ये इन्होंने बोला λ=h/mv।
मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। चलो फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं, एक बार कोशिश करते हैं फिर से समझने की। बच्चों इधर सुनो मेरी बात। बच्चों एक चीज बताओ, सर आइंस्टीन ने क्या बोला? सर आइंस्टीन ने बोला कि लाइट हैज बीन डुअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं, आप पढ़ के आ चुके। एक लाइट का वेव नेचर होता है जिसमें आपने पढ़ा था डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना। लाइट शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, इंटरफेरेंस शो करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है। इस बात से प्रूफ हो गया था कि लाइट का वेव नेचर होता है। और लाइट का पार्टिकल नेचर किसने प्रूफ किया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लाइट का पार्टिकल नेचर किसने प्रूफ किया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन्होंने प्रूफ कर दिया लाइट का पार्टिकल नेचर। तो सर आइंस्टीन की कहानी ये कहती थी कि लाइट का डुअल नेचर होता है। इस पॉइंट को यूज करके सर डी ब्रॉगली ने बोला, इस पॉइंट को यूज करके सर डी ब्रॉगली ने बोला कि जिस तरीके से लाइट के डुअल नेचर होता है उसी तरीके से मैटर पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है। जो पार्टिकल की जो वेव्स होती है उन्हें मैटर वेव्स बोला जाता है। पार्टिकल का भी, पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो होगा ही ना। अरे भाई अगर मैं इंसान हूं तो इंसान का नेचर तो होगा ही ना, कोई जानवर है तो जानवर का नेचर तो होगा ही ना। तो पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो होना ही है। खासियत क्या है कि ये वेव नेचर भी शो कर दे पार्टिकल। तो उन्होंने बोला कि मैटर पार्टिकल के भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर होंगे, और दूसरा नेचर वेव नेचर। बट बच्चों में ये बता दूं, ये जो थ्योरी है सर डी ब्रॉगली की, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड थी। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे जिनका मास बहुत बहुत कम होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, जैसे एटम, जैसे ये एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये इनका मास इतना कम होता है। बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। आप ये बताओ इनके कंपैरिजन में हमारा मास तो बहुत बहुत ज्यादा है, ये तो मास बहुत बहुत कम है। तो जो ये थ्योरी थी ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए थी। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वेव भी ऑब्जर्व की जा सकती थी, वेव भी ऑब्जर्व की जा सकती थी। बट अगर हम ये थ्योरी की बात करें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे हम लोग हो गए, बॉल हो गया, स्टोन हो गया, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये थ्योरी वैलिड नहीं थी। मतलब आप वेवलेंथ निकाल तो सकते थे बट असली में वो वेव ऑब्जर्व नहीं हो रही थी, वेव ऑब्जर्व नहीं हो रही थी। तो तुम क्वेश्चन पूछोगे सर वेव क्यों ऑब्जर्व नहीं हो रही थी? वेव इसलिए ऑब्जर्व नहीं हो रही थी क्योंकि इनका मोमेंटम बहुत ज्यादा था। और अगर अभी आपको मैं बताऊंगा कि अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, और अगर पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा है तो वेव नेचर बहुत कम होगा। वो इतना कम आता था वेव नेचर कि उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। तो जो ये थ्योरी है सर डी ब्रॉगली की डुअल नेचर की, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं है। मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आप वेवलेंथ तो निकाल सकते हो फॉर्मूले से, बट वो ऑब्जर्व नहीं होगी, वो वेव ऑब्जर्व्ड ही नहीं हो रही थी प्रैक्टिकली। मेरी बात ही नहीं सुन रहे, वो वेव ऑब्जर्व्ड ही नहीं हो रही थी। तो सर डी ब्रॉगली का जो डुअल नेचर की कहानी है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड है, उनके लिए वेव नेचर भी ऑब्जर्व्ड हो रहा था। और वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हम लोगों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा है। और अगर पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा है तो वेव नेचर कम है, पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा है तो वेव नेचर कम है। बात ही नहीं सुनना चाहते हो। सर आइंस्टीन का कहना था कि लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, इसको डुअल नेचर बोला गया। सर उसी तरीके से सर डी ब्रॉगली ने बोला कि मैटर पार्टिकल के भी दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो होगा ही। खासियत क्या थी कि वेव नेचर भी बोल रहे थे। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो वो वेव्स भी जनरेट करेगा, इसका तो मतलब यही है।
अरे भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका मोमेंटम तो है, क्योंकि एक पार्टिकल है, उसका कुछ मास है, उसकी वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम तो है, तो वो पार्टिकल नेचर है। बट बात क्या है, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो उसमें वो वेव्स के फॉर्म में भी वेव्स भी जनरेट करेगा बच्चों, वो वेव्स भी जनरेट करेगा। अभी बताऊंगा वो कितनी वेव्स जनरेट करेगा किसी ऑर्बिट में। ये कहानी है डी ब्रोगली इज़ुकस की मैटर। ये कहानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा था, मास बहुत ज्यादा था। मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है तो पार्टिकल नेचर ज्यादा है, और अगर पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो वेव नेचर कम होगा। पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो वेव नेचर कम होगा। इतनी बात तो सुननी थी बहुत ध्यान से। इतनी बात सुननी थी। अब क्या कहानी की कि एनर्जी जो सर प्लैंक्स ने बोली वो बोली एच न्यू। सर प्लैंक्स के हिसाब से एनर्जी का ये फॉर्मूला था। सर प्लैंक्स के हिसाब से एनर्जी का ये फॉर्मूला था एच न्यू। या फिर आप इसको कह सकते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। अरे भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो सी अपॉन लैम्डा के प्रोपोर्शनल है ना। और सर आइंस्टीन के हिसाब से एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? सर आइंस्टीन के हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है एनर्जी मास रिलेशनशिप, है ना। दोनों से इक्वेट करो तो ये आ जाएगा रिलेशन hc बाय लैम्डा। ये कहानी अभी किसके लिए वैलिड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mc। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h अपॉन mc। तो ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए वैलिड था? ये वैलिड था फोटोन के लिए, ये वैलिड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। सर डी ब्रोगली ने बोला आप m की जगह मास ऑफ द पार्टिकल रख दो और c की जगह वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रख दो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। ये फॉर्मूला वैलिड हो गया पार्टिकल के लिए। तो पार्टिकल के लिए जो m है बेटा किस में लेना है, kg में। m के सिस्टम में लेना, v किस में लेना बेटा, मीटर पर सेकंड में। h की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। तो लैम्डा बराबर h अपॉन mv आएगा। लैम्डा बराबर h अपॉन mv आएगा। तो पार्टिकल के लिए अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो तो कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, h अपॉन m, where m is the mass of the particle in kg, v is the velocity of the particle। तो सर डी ब्रोगली का कहना था जिस तरीके से लाइट डुअल नेचर शो करती है उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करते हैं, wave nature as well as particle nature। This is the mass of the particle in kg, v is the velocity of the particle in meter per second, and this is the wavelength comes in the meter, h is known as the Planck's constant। check करो बच्चों, जो वेवलेंथ ऑब्जर्व हो रही थी वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व हो रही थी जो वेव। नोट कर लो जरा जल्दी से, मुझे बता देना नोट कर। अब यहां से मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां से एक कहानी आ गई लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, और यहां से एक कहानी आ गई लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। p जानते हो कैसे करते हैं? p इज नोन एज मोमेंटम, और मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv। तो मैंने तुम्हें सिखाया था जो वेव नेचर है वो पार्टिकल नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेव मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। मोमेंटम कब होगा, जब मास कम होगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, है ना। बोलो अब जरा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी लेके आते हैं। ये बताओ 1/2 काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बोलो पार्टिकल की, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की, 1/2 mv²। तो ये बन गया बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m दोनों साइड, m दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, m को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा mke इज इक्वल्स टू 1/2 m²v²। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये बन गया 2mke। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बता रहा हूं फॉर्मूला m²v², रूट ले लो तो ये बन गया बच्चों mv बराबर अंडर रूट के 2mke, mv बराबर अंडर रूट के 2mke। तो E इज इक्वल्स टू यहां से चल के आए हैं, कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने यहां से दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2mke और ये बन गया m²v², है ना।
तो मैंने रूट ले लिया, एम वी बराबर आ गया 2m के, पुट कर दो फॉर्मूले में, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के ई। ये फॉर्मूला हो गया इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो ये फॉर्मूला हो गया इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो बच्चों जल्दी बताओ, ये फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के, वेयर k इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूला हो गया, मोमेंटम के टर्म्स में ये फॉर्मूला हो गया, मास इनटू वेलोसिटी के टर्म्स में ये फॉर्मूला हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। बच्चों एक साइंटिस्ट थे, जल्दी से पहले नोट करो उसको, 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हो आप, फिर मैं आपको एक और सिखाता हूँ फॉर्मूला। बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर डेविएशन जर्मर, डेविएशन जर्मर verified wave nature of electron through diffraction। बच्चों डेविएशन जर्मर वेरीफाइड, सर डेविएशन जर्मर ने वेरीफाइड किया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू डिफ्रैक्शन। बच्चों इन्होंने करा क्या था, मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। इन्होंने करा क्या था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन करा के देखा, इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन करा के देखा। क्या करा के देखा? अच्छा ये बताओ डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? वेव की प्रॉपर्टी होती है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन करा के देखा और ये डिफ्रैक्शन बिल्कुल किसके जैसा आ रहा था? एक्सरे जैसा आ रहा था। यहां से इन्होंने कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रॉन इज आल्सो शोइंग द वेव नेचर। बच्चों डेविएशन जर्मर वेरीफाइड कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू डिफ्रैक्शन। सर डेविएशन जर्मर ने ये वेरीफाई किया था कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है। किसके थ्रू वेरीफाई किया था? डिफ्रैक्शन के थ्रू किया था। इन्होंने भी क्या किया? इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन करवा कर देखा और वो डिफ्रैक्शन बिल्कुल किसके जैसा आ रहा था? डिफ्रैक्शन करके जो पैटर्न आ रहा था, डिफ्रैक्शन करके जो पैटर्न आ रहा था वो बिल्कुल किसके जैसा आ रहा था? एक्सरे जैसा आ रहा था। इससे इन्होंने ये बात प्रूव की थी कि इलेक्ट्रॉन भी कौन सा नेचर शो कर सकते हैं? वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर सकते हैं। बच्चों इन्होंने कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्लेक्शन करवा कर देखा, जो पैटर्न मिला उस पैटर्न बिल्कुल एक्सरे जैसा आ रहा था। तो इससे मालूम चल गया और एक्सरे एक वेव है, एक्सरे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसके पास वेव नेचर तो होता ही होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो एक्सरे के पास जब डिफ्रैक्शन शो कर रही है एक्सरे, तो वो अपना कौन सा नेचर प्रूव कर रही है? वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब वो भी वेव नेचर शो कर रहा है। बच्चों डिफ्रैक्शन कौन सा नेचर शो करता है? वेव। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो डिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्सरे जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर रहे हैं। इस बात से उन्होंने ये प्रूफ किया था। ये 12th में पढ़ोगे आप फिजिक्स में। बच्चों ये 12th फिजिक्स में पढ़ोगे आप। बच्चों ये 12th फिजिक्स में पढ़ोगे आप, नोट करो। बच्चों ये 12th फिजिक्स में पढ़ोगे आप। सर डेविएशन जर्मर ने वेरीफाइड किया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है थ्रू डिफ्रैक्शन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन करवा कर देखा तो जो पैटर्न ऑब्टेन हुआ बिल्कुल एक्सरे भी वैसे ही पैटर्न शो करता है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन कौन शो करता है? वेव। तो एक्सरे शो कर रही थी डिफ्रैक्शन, वैसे ही डिफ्रैक्शन कौन शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक वेव, इलेक्ट्रॉन भी एक वेव नेचर शो कर रहे हैं। नोट किया? इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर रहे हैं। यहां तक पहुंच गए बच्चों? चलो अब यहां तक मैं फिर से आपको बता दूं, फिर आगे की कहानी। इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर रहे हैं।
बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से मैं आपको प्रूफ करूंगा कौन सी कहानी, कि आपको मालूम है ना सर नील बोहर ने बोला था MVR = NH/2π होता है, और उन्होंने ये बोला था, मुझे ये नहीं मालूम है ये आया कहां से, बट मुझे ये मालूम है ये सही है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का। ये बोला था सर नील बोहर, बट उन्होंने ये प्रूफ नहीं कर पाया ये आया कहां से। ये बात प्रूफ होगी अभी, है ना। तो जरा मेरी बात समझो, हम लोगों ने पढ़ा लैम्डा h/mc, तो ये कहानी किसके लिए वैलिड थी? फोटोन के लिए। ये कहानी किसके लिए वैलिड थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। लैम्डा h/mv, ये कहानी किसके लिए वैलिड थी? पार्टिकल के लिए। ये कहानी किसके लिए वैलिड थी? पार्टिकल के लिए। where m is called the mass of particle in kg and v is the velocity of particle in meter per second। बोलो। तीसरा फॉर्मूला लैम्डा h/p, ये भी कहानी पार्टिकल के लिए। p क्या है बोलो? मोमेंटम। अगर मैं इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बनाऊं तो लैम्डा क्या फॉर्मूला आ गया, मैंने डिराइव कराया था h/√2mke। लैम्डा h/√2mke, नोट करो। तो बच्चों ये बताओ, तो h/लैम्डा क्या आ जाएगा? √2mke। ठीक है। अच्छा एक चीज पढ़ा होगा आपने, मैंने पहले पढ़ाया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी से निकालनी है उसकी, और अगर मैं उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा हूं तो क्या होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी? qv। बच्चों ये v वेलोसिटी नहीं है, v पोटेंशियल है। अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैं v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करूं q चार्ज वाले पार्टिकल को, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? qvp। ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं, ये बात मैं अगर इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों करूं, क्योंकि डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन के लिए बात की थी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जरा बताओ? ये चार्ज हो जाएगा E और ये पोटेंशियल हो जाएगा Vp। बोलो ये हो जाएगा, पुट कर सकते हो। h/लैम्डा √2mevp। ये कहानी किसके लिए वैलिड है? जब हम इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे तो बताओ उसका h/लैम्डा का रेशियो कितना आएगा? √2mevp। ये पूछा था IIT जी 2017 में, जी 2017 में ये पूछा था। लैम्डा h/mc ये वाली कहानी है फोटोन के लिए वैलिड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो लाइट से कम होती है, तो लैम्डा h/mv पार्टिकल के लिए बात है। m मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो लैम्डा h/p। अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखूंगा तो लैम्डा h/√2mke। सही है। h/लैम्डा = 2mke। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मान लो q चार्ज के पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाएगा तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? qvp। पुट कर दो यहां पर। सही है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन के लिए कहानी, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज E के बराबर होता है v पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख सकते हो evp। बोलो। इसको और ज्यादा सिंपलीफाई कर लेते, इसको और ज्यादा सिंपलीफाई कर लेते। बोल। अब बच्चों इसको हम लोग और ज्यादा सिंपलीफाई कर लें तो लैम्डा आ जाएगा h/√2mevp है। बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। h की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 2। m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 × vp। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 12.27 अपॉन v पोटेंशियल, और ये रिजल्ट आएगा एंगस्ट्रॉम में। ये इलेक्ट्रॉन के केस में है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी हो और अगर उसको आप v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट ये आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इलेक्ट्रॉन को आप v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हो और उसकी अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो कितनी आएगी? 12.27 अपॉन √vp एंगस्ट्रॉम। ये v पोटेंशियल है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने vp लिख दिया है। सिंपल v लिखो तो वेलोसिटी होती है। जल्दी बताओ। 12.27 अपॉन √vp है ना। ये इलेक्ट्रॉन को जब आप v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे तब उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करूं तो बताओ कितनी वेवलेंथ जनरेट करेगा, तो निकाल सकते, बोलो, नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां, यही तो था, यही तो फॉर्मूला है किसका, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट का, यही तो फॉर्मूला है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट का। नोट करो, नोट करो। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो बहुत अच्छे से। बच्चों कहानी ये थी, अब जरा ये सुनो, सर डी ब्रॉगली ने आइंस्टीन सर को आके बताया कि मैंने एक चीज पता लगाई है। सर डी ब्रॉगली ने सर आइंस्टीन को बताया कि मैंने एक चीज पता लगाई है कि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो कर सकता है, दोनों नेचर शो कर सकता है। पार्टिकल तो है तो पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही करेगा, क्या शो कर सकता है, वेव नेचर भी शो कर सकता है। सर आइंस्टीन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन दोनों तरीके का नेचर शो कर सकता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो अच्छा ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा, आर रेडियस वाले है ना, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो बताओ वो कितनी वेवलेंथ जनरेट करेगा। तो इसका फॉर्मूला सर बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई है। ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा वो सरकमफ्रेंस, और वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो या तो वो एक वेव जनरेट करेगा, या तो वो 2 वेव जनरेट करेगा, या वो 3 वेव जनरेट करेगा। वो 1.5 वेव जनरेट नहीं कर सकता, वो 1.8 वेव जनरेट नहीं कर सकता, वो 2.1 वेव जनरेट नहीं कर सकता। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो उस ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस है उसके अंदर वो कितनी वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ की कितनी वेव जनरेट करेगा, n वेव्स। और ये n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 1.5 नहीं हो सकती। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो बताओ वो कितनी वेव जनरेट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। या तो वो एक वेव जनरेट करेगा, या तो 2 वेव जनरेट करेगा, या तो 3 वेव जनरेट करेगा। तो यहां से रिलेशन आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेवलेंथ 3 लैम्डा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेवलेंथ 2 लैम्डा होगी। मतलब वो 2 वेव जनरेट करेगा जब वो रिवॉल्व करेगा, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो 2 वेव जनरेट करेगा लैम्डा वेवलेंथ की, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 3 लैम्डा। बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, आर रेडियस वाले पाथ में, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। उस 2 पाई आर सरकमफ्रेंस में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो बताओ कितनी वेव जनरेट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ n लैम्डा। बोलो, ये बात प्रूफ हो गई। अच्छा ये बताओ बच्चों, 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा, 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा, और लैम्डा बराबर डी ब्रोगली ने बता दिया था h अपॉन mv। पुट कर दो इधर, 2 पाई आर इज इक्वल टू n, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। बोलो, mv को इधर भेज दो, mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये रिलेशन प्रूफ हो गया। ये रिलेशन तभी प्रूफ हो सकता था जब इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होगा, वरना ये रिलेशन प्रूफ नहीं हो सकता था। तो सर बोर पहले ही बता चुके थे कि ये रिलेशन बिल्कुल सही है, बट ये आया कैसे, ये सर आइंस्टीन ने बताया किस थ्योरी को यूज करके, डी ब्रोगली के डुअल नेचर को यूज करके। भाई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, उसमें कितनी वेव जनरेट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ जनरेट करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2 वेवलेंथ 2 लैम्डा जनरेट करेगा, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 3 लैम्डा, फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो 4 लैम्डा, और 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा रिलेशन आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv आ गया, 2 पाई आर इज इक्वल टू nh अपॉन mv आ गया, तो mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई आ गया। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। बोलो बच्चों,
तो अगर इलेक्ट्रॉन, ये बताओ, ये क्या बात बताई थी, 2πr क्या है, ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस। तो जब इलेक्ट्रॉन इस सरकमफ्रेंस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो कितनी वेवलेंथ जनरेट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। अगर वो nth ऑर्बिट में घूमेगा तो n लैम्डा जनरेट करेगा वेव्स, थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा 3 लैम्डा, फोर्थ ऑर्बिट में घूमेगा 4 लैम्डा, फिफ्थ ऑर्बिट में घूमेगा 5 लैम्डा। उसको यूज किया गया डी ब्रॉगली के रिलेशन को, mvr nh/2π। बोलो, ये पूरी कहानी थी सर डी ब्रॉगली की। तो अगर कोई पूछ रहे कि डी ब्रॉगली की लिमिटेशन क्या थी, बोलो बच्चों डी ब्रॉगली की लिमिटेशन क्या थी। सर डी ब्रॉगली की लिमिटेशन क्या थी, इनकी लिमिटेशन ये थी सर, डी ब्रॉगली की जो लिमिटेशन थी ये थी कि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, नो सिग्निफिकेंस। बोलो बच्चों, तो अगर मैं एक पूछूं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर बताओ इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स जनरेट करेगा, तो n लैम्डा। बच्चों वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कराऊं तो बताओ वो कितनी वेव्स जनरेट करेगा, जल्दी बताओ कितनी वेव्स जनरेट करेगा, नंबर ऑफ वेव्स, 3 वेव्स जनरेट करेगा। कितनी वेव जनरेट करता है उस ऑर्बिट के बराबर। मान लो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो 1 वेव जनरेट करेगा, सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा तो 2 वेव जनरेट करेगा, थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो 3 वेव जनरेट करेगा। एक वेव की लंबाई, एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको कहते हैं वेवलेंथ, तो वो लैम्डा है। तो 2 वेव कितना करेंगे, 2 लैम्डा, 3 वेव कितना करेंगे, 3 लैम्डा। तो इलेक्ट्रॉन मान लो अगर किसी ऑर्बिट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है तो बताओ कितनी वेव जनरेट करेगा, n वेव जनरेट करेगा। मान लो अगर थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 3 वेव्स जनरेट करेगा, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2 वेव्स जनरेट करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो 1 वेव जनरेट करेगा। बोलो जल्दी बोलो, फॉर्मूला कर लिए, जल्दी बताओ फॉर्मूले कौन कौन से करें। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc किसके लिए वैलिड है, फोटोन के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ही बात है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv किसके लिए वैलिड है, पार्टिकल के लिए। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p मोमेंटम के टर्म्स में। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2mk काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2mqvp पोटेंशियल के टर्म्स में, पोटेंशियल के टर्म्स में। बोलो पोटेंशियल के टर्म्स में। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन बात करें तो ये हो जाएगा h/√2m EVP। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.27 अपॉन V पोटेंशियल एंड रिजल्ट इन एंगस्ट्रॉम। ये कहानी हो गई लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। जिस पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, उसकी वेवलेंथ बहुत कम आएगी। एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एक ऑर्बिट में घूमेगा तो बताओ कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितनी वेव्स जनरेट करेगा, n वेव्स जनरेट करेगा। n इज द नंबर ऑफ वेव्स। n ऑर्बिट भी कहता है, मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 1.5 नहीं हो सकती। आईआईटी ने पूछा था अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दें, आईआईटी ने पूछा था अगर हम इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दें तो बताओ उसका h/λ का रेशियो कितना होगा। आंसर था 2m ev, या v पोटेंशियल है आंसर। बच्चों अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। बच्चों कौन सा टेंपरेचर, केल्विन में। काइनेटिक एनर्जी टेंपरेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है,
तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mt। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये भी g के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mt। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। आप चेक करो, उसे पूरा मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अगले टाइम पर। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।